आईनी तरमीम ने बुनियादी तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और आइन के ऊपर शबखून मारा जा रहा है। हमारा काम है रजिस्ट करना और रियासती जबर के आगे लड़ना एक बहुत बड़ी बात होते में है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक अवामी क़यादत नहीं उभरेगी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए भी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ मारूफ कानूनदान रबिया बाजवा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो आइनी तरमीम के हवाले से चहमगोइयाँ चल रही हैं, बात चल रही है, ये क्या है और इसको कैसे देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैडम, आप ठीक हैं? ये बताइए, बड़ा रौला पड़ा हुआ है आइनी तरमीम और जजेस क्या ख़त्म हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो एज लिमिट जो है बढ़ाई जा रही है। देखिए बात ये है कि इस तरह जो ये आइनी तरमीम ने बुनियादी तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और आइन के ऊपर शबखून मारा जा रहा है। ये आइन के ऊपर हमला है और जो आइनी तरमीम जिसका हुकूमत को भी नहीं पता, जिसका वज़ीर कानून अभी परसों कहते हैं कि जी मुझे भी बिल मिल गया, इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक चीज़ क्या होगी। और इससे ज़्यादा आप तजलील किसी पार्लिमान की जो बड़ा मुकद्दस अदारा होता है, और हम समझते हैं कि वो मुकद्दस है, अगरचा ये डिस्प्यूटेड पार्लियामेंट है, लेकिन ये है कि जो पार्लियामेंट का एक जो तस्वुर था एक तकद्दुस का, मेरा ख्याल है वो भी इन्होंने पामाल किया है। दूसरी बात ये है कि जो आउटलाइंस हमें पता चली हैं कि जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये कर रहे हैं, बुनियादी तौर के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं और इसकी कोई जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले मुझे याद आता है कि आइन की चौथी आइनी तरमीम थी, वो भुट्टो के दौर में हुई थी और उसके अंदर भी अदालतों के इख्तियारात जो आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के जो इख्तियारात थे हाई कोर्ट के, उनको भी कदगन लगाई गई और उसका वाहिद मकसद ये था कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए। और आज भी यूँ ही नज़र आता है कि जब हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया हुकूमत ने कि वो अपनी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को बरकरार रखे और इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो हर तरह से अपना तसल्लुत बरकरार रखें। और लॉयर्स ने रजिस्ट तो हमेशा किया, आज जजेस भी खड़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरे जजेस खड़े हो गए। तो जब उनके पास और कोई तरीका नहीं था तो फिर उन्होंने आइन के तहत ये जो तरमीम के तहत कोशिश की है कि वो प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस जो है कोई बराबर साबित होगी या हो जाएगा। देखिए बात ये है कि हमारा काम है रजिस्ट करना और रियासती जबर के आगे लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप दुनिया की तारीख की ऊपर नज़र डाल लें कि जहाँ जहाँ मुज़ाहमतें होती रही, जहाँ जहाँ लड़ाई होती रही और लोग आगे रजिस्ट करते रहे, तो वहाँ वहाँ जो है उसका राइट्स जो है प्रोटेक्ट होते रहे। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीकाकार नहीं। मेरा ख्याल है पूरी कौम को निकलना चाहिए। आपको याद होगा कि LFO जब आया मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त भी इसी तरह जजेस की उम्र रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई, तो ये वकला ने ही LFO के तहत मूवमेंट चलाई थी और वो वापस लेनी पड़ी थी। फिर वकला तहरीक, आपको याद है कि इस्टेब्लिशमेंट को हमने शिकस्त दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार के अंदर कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं जिन्होंने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया और बार को कमज़ोर किया। आज हम फिर वकला जो है मुनज़्ज़म हो रहे हैं और चंद काली भेड़ों को निकाल के मैं समझती हूँ वकला को अपनी जिम्मेदारी का पता है। और इसके साथ साथ सियासी जमातों की और जो नौजवान तबका सियासी जमातों के साथ एफिलिएटेड है, उनको भी चाहिए कि वो एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। आपने बांग्लादेश में देखा कि उन्होंने एक अपने जो अवामी जदोजहद के ज़रिए एक गासिब हुकूमत का जो तख्ता है वो उलट दिया। यही हमारे पास है, हम यही कर सकते हैं और ये करना चाहिए और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि कामयाबी हमारी। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तनकीद का निशाना बना रही हैं आप, क्या कसूर क्या उनका? उनका कसूर ये है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी और साथ आपकी सियासी अशरफिया भी है कि जिन्होंने हमेशा जमहूरियत का मजाक उड़ाया। उन्होंने जो, अगर आप बड़ी डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है और इस्टेब्लिशमेंट का जो माली मुफादात एम्बेडेड है इस सिस्टम के अंदर, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। उनको अपने आइनी किरदार तक अगर वो महदूद रहते तो पाकिस्तान में शायद थोड़ी सी बेहतरी होती। इसी तरह जो जागीरदारी और निज़ाम है, फंडामेंटलिज्म है पाकिस्तान में, उसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। और इस वक्त जो हालात हैं, जो जिस तरह गरीब से गरीब तर और मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से भी जमहूरी जो इक़्तिदार है वो बहुत ख़तरे में है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक अवामी क़यादत नहीं उभरेगी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए भी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी आइनी जिम्मेदारियों तक में। अवामी नुमाइंदगान जो असम्बली में बैठे हुए हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा या वो बात नहीं करना चाहते या क्या वजह क्या है? देखिए, ये अवामी नुमाइंदगान तो तब होते हैं कि जब वो एक लेजिटिमेट इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए आए।
آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح ڈسپیوٹیڈ ہے. فارم 45 اور 47 والا جھگڑا جب تک ریزالو نہیں ہوتا, یہ آپ کے سامنے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کس طرح آئی ہے. یہ ووٹوں کی مدد سے نہیں, گیٹ نمبر 4 کی مدد سے آئی ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ اس کے اندر وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو خود ان حالات سے گزرتی رہیں, جو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی رہی, لیکن آج انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے. یہ چیز بہت افسوسناک ہے. اور جس طرح عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا, سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک مقبول جماعت ہے. جس طرح ان کا مینڈیٹ چرایا, جس طرح ان کی قیادت کو ایک بلا وجہ جیلوں میں ڈالا گیا, خواتین پولیٹیکل ورکرز کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا, یہ تاریخ میں بھی ہمیں ملتی ہیں اس کی مثالیں. تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے. ایسی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہوتی اور وہ حکومت بنا لیتی. دیکھیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ ایسے ہی ہوگا.